नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावली भिनी। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और जब हम देश से सरोकार रखने वाली खबरों की बात करते हैं तो उसमें छिपी होती है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना। तो इसी राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ आज जिस पहली खबर की हम जनमत में बात करने वाले हैं वो इस मायने में विशेष है कि जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो हम अपने धर्म और आध्यात्म को भी नहीं भूलते, क्योंकि ये राष्ट्रवाद की सबसे मजबूत रीढ़ होती है। परंपरा बहुत खास है और उसी परंपरा का सबसे पहले जिक्र करते हुए महाराष्ट्र की संत परंपरा की हम बात करेंगे। वो संत परंपरा जहां भक्ति, संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत अब वैश्विक पहचान बटोर रही है। दरअसल करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक पंढरपुर वारी अब केवल श्रद्धा का उत्सव नहीं है, बल्कि विश्व मंच पर भारतीय संस्कृति की एक प्रेरणादायक पहचान बनने जा रही है। मुंबई के आइनॉक्स सिनेमा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की गरिमामयी उपस्थिति में पंढरपुर वारी और संतों के पदचिन्ह नामक विशेष डॉक्यूमेंट्री का भव्य प्रीमियर आयोजित किया गया। ये डॉक्यूमेंट्री महाराष्ट्र शासन के सूचना एवं जनसंपर्क महासंचालन के तरफ से और वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के संयुक्त सहयोग से तैयार की गई है। इस विशेष अवसर पर विधान परिषद के सभापति प्रोफेसर राम शिंदे, कौशल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, विधायक प्रवीण दरेकर, विधायक निरंजन डावखरे, सूचना एवं जनसंपर्क के प्रधान सचिव एवं महानिदेशक ब्रिजेश सिंह, निदेशक डॉक्टर किशोर गांगुर्डे सहित अनेक गणमान्य अतिथि भी उपस्थित रहे। करीब 22 मिनट की ये डॉक्यूमेंट्री केवल एक फिल्म नहीं है, बल्कि संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम और वारकरी परंपरा की उस आध्यात्मिक यात्रा का जीवंत चित्रण है जिसने सदियों से समाज को समानता, सेवा, प्रेम और भक्ति का संदेश दिया है। प्रीमियर के दौरान उपस्थित अतिथियों ने कहा कि इस डॉक्यूमेंट्री को देखते हुए ऐसा महसूस हुआ मानो पूरा सिनेमाघर ही पंढरपुर की वारी में बदल गया हो और दर्शक स्वयं उस दिव्य यात्रा का हिस्सा बन गए। इस डॉक्यूमेंट्री की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि इसे मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, कन्नड़ और मलयालम सहित कई भारतीय भाषाओं में डब किया गया है। इतना ही नहीं, इसका प्रसारण डिस्कवरी नेटवर्क के 9 प्रमुख चैनल्स यानी डिस्कवरी HD, TLC HD, एनिमल प्लैनेट HD, इन्वेस्टिगेशन डिस्कवरी साइंस और डिस्कवरी टर्बो पर भी प्रसारित किया जाएगा। ये पहल केवल महाराष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर को देश दुनिया तक पहुंचाने का माध्यम नहीं है, बल्कि भारतीय संत परंपरा, आध्यात्मिक मूल्यों और सांस्कृतिक एकता का एक सशक्त संदेश भी है। अब पंढरपुर की वारी की दिव्यता सीमाओं में नहीं बंधेगी, बल्कि विश्व भर के दर्शक भारतीय आस्था और संस्कृति की इस अद्भुत यात्रा का अनुभव कर सकेंगे। महाराष्ट्राचं वैभव असलेली वारी ही खऱ्या अर्थानं या देशातली भक्ती मार्गातली सर्वात प्राचीन परंपरा आहे, ज्या परंपरेनं सर्व लोकांना एक मोठी ऊर्जा दिलेली आहे। जात, भाषा, धर्म, रंग, श्रीमंत, गरीब कुठलाही भेद न करता सर्वांना विठुरायाच्या रंगी रंगवणारी माऊलीची ही वारी एक अत्यंत महत्वाची परंपरा आहे आणि ही परंपरा जगासमोर आली पाहिजे याकरता वॉर्नर ब्रदर डिस्कवरी चॅनलच्या माध्यमातून एक अतिशय सुंदर अशा प्रकारची डॉक्युमेंटरी वारीवर तयार करण्यात आलेली आहे। ती आज आम्ही रिलीज केलेली आहे। वेगवेगळ्या भाषांमध्ये ही डॉक्युमेंटरी असणार आहे आणि जगभरामध्ये आपली वारी पोचावी, ही परंपरा पोचावी, या परंपरेमागचं उद्दिष्ट काय आहे, या परंपरेची प्रेरणा काय आहे, यात सहभागी होणाऱ्यांचे विचार काय आहेत आणि याची पद्धती काय, अशा सगळ्या गोष्टी या डॉक्युमेंटरीच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतात। आणि म्हणून मला असं वाटतं की आपण विश्वात्मक देवाला साकडं घालणारे लोक आहोत आणि विश्वाकरता साकडं घालणारे लोक आहोत
म्हणून ही परंपरा जगाला समजावी याकरता हा अतिशय सुंदर उपक्रम करण्यात आलेला आहे. महाराष्ट्राचं वैभव. और बात देश की सबसे बड़ी और बहुप्रतीक्षित वैधानिक कार्रवाई के महापर्दाफाश की करते हैं, जहां मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से जिहादी लैंड जिहाद के सबसे बड़े सिंडिकेट यानी वक्फ बोर्ड की मनमानी पर देश के कानून का अब तक का सबसे बड़ा और कड़ा प्रहार सामने आया है. दरअसल वक्फ संशोधन अधिनियम के तहत बोर्ड का ये पुनर्गठन और गैर मुस्लिम सदस्यों की ऐतिहासिक नियुक्ति उन तुष्टीकरण के ठेकेदारों और मजहबी आकाओं के मुंह पर सबसे करारा तमाचा है जिन्होंने दशकों से वक्फ संपत्तियों के नाम पर देश के भीतर अपनी एक समानांतर हुकूमत चला रखी थी. सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक इस स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में बहुसंख्यक समाज की कीमती जमीनों को वक्फ के नाम पर हड़पने का ये घिनौना और असंवैधानिक खेल चलता रहता. आखिर कब तक मजहबी संस्थाओं में पारदर्शिता, ऑडिट और जवाबदेही से ये कट्टरपंथी भागते रहते. केंद्र सरकार के नए ऐतिहासिक वक्फ कानून ने इस पूरे काले साम्राज्य की नींव को दरअसल हिलाकर रख दिया है और यही वजह है कि अब देश के भीतर छिपे गद्दार, मजहबी कट्टरपंथी और उनके पैरोकार, छद्म सेक्युलर कांग्रेसी नेता, स्यूडो सेक्युलरिज्म का जो दम भरते हैं, वो सभी कोर्ट जाने की धमकियां देकर सरेआम छाती पीट रहे हैं. इस पूरे मामले का सबसे बड़ा वैचारिक सच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस ऐतिहासिक बयान से जुड़ता है जिसने विपक्ष के तुष्टीकरण मॉडल की धज्जियां उड़ाकर रख दी है. याद कीजिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान जब उन्होंने गरजती हुई आवाज में साफ तौर पर कहा था कि पहले मंदिरों को सुविधाएं नहीं मिलती थी और सारा पैसा कब्रिस्तानों पर खर्च होता था. समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि हमने जनता का पैसा वहां दिया. तो भाई सवाल तो यही है, यानी आपको कब्रिस्तान प्यारा था तो आपने वहां पैसा दिया. हमें हमारे मंदिर प्यारे हैं, हम मंदिरों के विकास के लिए पैसा दे रहे हैं. ये बातें योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जिसको जो प्यारा होता है वो वही काम करता है. गरजते हुए समाजवादी पार्टी को किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आईना दिखाया, आपके सामने वो बयान भी रखते हैं. वक्फ बोर्ड बोल देता था कि ये कब्रिस्तान है, ये वक्फ की लैंड है. किसी की हिम्मत नहीं होती थी फिर उसको, उस गरीब को उजाड़ दिया जाता था, उस दलित को, वंचित को उजाड़ दिया जाता था. और उजाड़ने का काम कौन करता था? यही सफाई लोग करते थे. बीजेपी की सरकार आई तो अब पैसा मंदिरों के विकास के लिए, धामों के सुंदरीकरण में खर्च हो रहा है और समाजवादी पार्टी के समय वही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए चला जाता था. उनको कब्रिस्तान प्यारा है, इसलिए वे राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम और मां विंध्यवासिनी धाम और नैमिषारण्य और चित्रकूट धाम के विकास का विरोध करते हैं. साफ तौर पर दो टूक शब्दों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह स्पष्ट कर दिया कि दरअसल समाजवादी पार्टी अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए जो किया करती थी वो सीधे सीधे उस बहुसंख्यक समाज की आस्था का अपमान था जो इस हिंदुस्तान की मजबूत रीढ़ है, जो इसकी नींव है. अब ऐसे में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मंदिर का पैसा मंदिर में लगता है. सीएम योगी का यही बयान वक्फ बोर्ड के इस शुद्धिकरण पर अक्षरशः सच साबित हो रहा है. जो विपक्ष कल तक बहुसंख्यक सनातनी समाज के टैक्स के पैसे से कब्रिस्तानों की बाउंड्री वॉल चमका रहा था, उसी मानसिकता के पोषकों ने वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां देकर देश की जमीनों को हड़पने की खुली छूट दे रखी थी. लेकिन अब शमशान हो, कब्रिस्तान हो, इन सब का भेद करने वाली उस घिनौनी सियासत के अंत का समय आ चुका है. इस ऐतिहासिक और राष्ट्रहित के बड़े फैसले की एक एक बारीकी और क्रोनोलॉजी को सिलसिलेवार ढंग से अगर समझें तो वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में जारी असीमित शक्तियों और तानाशाही मनमानी को समाप्त करने के लिए मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने नए वक्फ कानून के तहत
10 सदस्यीय बोर्ड का पुनर्गठन कर एक नया इतिहास रच दिया है। इस पुनर्गठन बोर्ड में पहली बार 2 गैर मुस्लिम हिंदू सदस्यों मनोज मालपानी और अनिमेश भार्गव को शामिल कर जिहादी एकाधिकार को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। ऐसा साहसिक, निष्पक्ष और अभूतपूर्व निर्णय लेने वाला मध्य प्रदेश पूरे देश का पहला राज्य बन चुका है जिसने वक्फ के असीमित अधिकारों पर सीधे कानून का शिकंजा कसा है। साजिशकर्ताओं के हौसले पस्त करने वाली अगली और सबसे बड़ी तैयारी अब उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तैयारी भी सामने आ रही है, जहां यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने खुला ऐलान कर दिया है, खुली घोषणा की है कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर ही उत्तर प्रदेश में भी नए अधिनियम के तहत वक्फ बोर्ड का पूरी तरह पुनर्गठन किया जाएगा। मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने अपने आधिकारिक बयान में साफ शब्दों में स्पष्ट किया कि यूपी के इसी भावी बोर्ड में न केवल गैर मुस्लिम यानी हिंदू सदस्यों को एंट्री दी जाएगी, बल्कि वक्फ के सताए आम मुसलमानों, पीड़ित महिलाओं और लंबे समय से प्रताड़ित और उपेक्षित पसमानदा मुसलमानों को भी उचित जगह दी जाएगी। क्या कुछ कहा दानिश अंसारी ने, आपके सामने वो बयान भी रखते हैं। केंद्र की मोदी सरकार वक्फ संशोधन अधिनियम लेके आई, जिसके पीछे का मकसद ये था कि वक्फ की संपत्तियों पे तो उसका बेहतर रखरखाव हो और उसका बेहतर मैनेजमेंट हो। इसके लिए कई सारे सकारात्मक संशोधन भी किए गए वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 के माध्यम से, जिसके तहत नए जो वक्फ की जो टीम बनेगी, जो वक्फ बोर्ड का गठन होगा, उसमें पिछड़े पासमानदा जो मुसलमान है उनका रिप्रेजेंटेशन होगा, जो महिलाएं हैं उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हमारे जो तमाम और भी मुस्लिम समाज के अलग अलग वर्ग है उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हमारे 2 ऐसे सदस्य का भी नॉमिनेशन उसमें होना है जो नॉन मुस्लिम है। तो जो अमेंडमेंट लेके आए, जो प्रावधान केंद्र सरकार लेके आया, उस प्रावधान के अनुसार मध्य प्रदेश में या तमाम जगह प्रस्तावित है बोर्ड का गठन होना और यकीनी तौर पर पारदर्शी व्यवस्था हो, सुचारू रूप से वक्त का प्रबंधन चले, इस नियत के साथ केंद्र की मोदी सरकार आगे बढ़ रही है। इधर यूपी सरकार का ये कदम वक्फ के पुराने भ्रष्ट और कट्टरपंथी सिंडिकेट को समूल उखाड़ फेंकने की दिशा में एक बहुत बड़ा प्रहार है। दरअसल जैसे ही वक्फ के इस शुद्धिकरण और लोकतांत्रिककरण की शुरुआत हुई, वैसे ही तुष्टीकरण की गंदी राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का असली हिंदू विरोधी चेहरा एक बार फिर जनता के सामने पूरी तरह से नंगा हो गया। वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता आते ही, हिंदुओं को प्रतिनिधित्व मिलते ही और सीएम योगी के कब्रिस्तान मॉडल पर ताला लगते ही कांग्रेसी कुनबे को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद और कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस फैसले के खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की धमकी दी है और इसे मजहबी मामलों में नाजायज दखल भी बता दिया। क्या कांग्रेस और सपा चाहती है कि वक्फ की मनमानी, अवैध कब्जे और जमीनों की हेराफेरी का ये खेल देश में ऐसे ही अनवरत चलता रहे और बहुसंख्यक समाज मूक दर्शक बना रहे? इन तुष्टीकरण के ठेकेदारों का ये जो बौखलाहट है, इनकी जो बौखलाहट है, ये विरोध करने वाला जो स्वर है, ये साबित करता है कि विपक्ष ने हमेशा से सनातनी समाज के हितों और अधिकारों की बलि देकर केवल एक खास वोट बैंक को रिझाने का घिनौना और देशघाती खेल खेला है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की राष्ट्रभक्त सरकारों के इस कदम के आगे कांग्रेस और सपा का ये तुष्टीकरण का किला पूरी तरह ढहने वाला है। सरकार और वक्फ बोर्ड के नए सुधारों का समर्थन करने वाले बुद्धिजीवियों का साफ कहना है कि इन नियुक्तियों से वक्फ संपत्तियों के नाम पर होने वाले अरबों के घोटालों, अवैध कब्जों और भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से रोक लगेगी और हर एक गतिविधि देश के संविधान और कानून के दायरे में आएगी। अब समय आ गया है कि वक्फ के इस मजहबी तानाशाही और असंवैधानिक एकाधिकार के खिलाफ पूरा सनातनी समाज एकजुट होकर खड़ा हो। जो ताकतें, जो सिंडिकेट वक्फ कानून की आड़ में देश के भीतर एक समानांतर हुकूमत चलाने का कि जो मुगालता पाले हुए थे, जो गलतफहमी उनको थी, उन्हें कानून के इस नए और सख्त प्रहार को हर हाल में स्वीकार करना होगा। हिंदू समाज को इस ऐतिहासिक सुधार का पुरजोर समर्थन करना चाहिए और वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन की इस राष्ट्रव्यापी मुहिम को हर राज्य में लागू करने के लिए पूरी तरह जागरूक, सतर्क और एकजुट रहना होगा।
ताकि देश की संप्रभुता और जमीनों की सुरक्षा अक्षुण्ण रहे। और खबर अब पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी पीओजे से ले रहे हैं, जहां इस्लामाबाद के खूनी और बर्बर सैन्य दमन के बीच अखंड भारत के उस पवित्र हिस्से से एक ऐसी ऐतिहासिक हुंकार उठी है जिसने पाकिस्तानी हुकूमत और उसकी आतंकी फौज की चूलें हिलाकर रख दी है। दरअसल पीओजे की त्रस्त और प्रताड़ित जनता पर पाकिस्तान ने जो डेथ वारंट जारी किया है, उसके खिलाफ वहां स्वतंत्रता का एक अभूतपूर्व महासंग्राम छिड़ चुका है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और वैश्विक समाचार एजेंसियों से आ रही रिपोर्ट्स के अनुसार पीओजे की आवाम, यहां की जनता अब खुलकर और सीधे तौर पर भारत के पक्ष में खड़ी है। सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक हमारे अखंड भारत के इस हिस्से को पाकिस्तानी जनरल अपनी जागीर समझकर लूटते रहे? आखिर कब तक वहां की जनता पर जुल्म ढाए जाते रहे? दरअसल मुख्य प्रदर्शनकारी संगठन जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन यानी JAAC द्वारा दिया गया 48 घंटे का ग्रैंड एंड फाइनल अल्टीमेटम 8 जुलाई 2026 को समाप्त हो चुका है और पाकिस्तान सरकार द्वारा उनकी मांगों को पूरी तरह खारिज करने के बाद पूरे क्षेत्र में विद्रोह की एक अभूतपूर्व लहर दौड़ गई है। इस ऐतिहासिक और राष्ट्रहित के घटनाक्रम के सबसे बड़े और भारत के पक्ष वाले मोर्चे को न्यूज सोर्सेस के हवाले से सिलसिलेवार ढंग से अगर समझा जाए तो इस खूनी दमन के बीच सबसे बड़ी और भारत को गौरवान्वित करने वाली खबर रावलकोट के ईदगाह मैदान से आई, जहां 30,000 से ज्यादा लोगों की एक ऐतिहासिक महारैली को संबोधित करते हुए प्रमुख नागरिक नेता सरदार अमर खान ने सीधे भारत सरकार और भारतीय सेना से इस मानवीय संकट में सैन्य और मानवीय सहायता भेजने की खुली अपील कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज सोर्सेज से मिली जानकारी के अनुसार मंच से गरजते हुए सरदार अमन खान ने सीधे तौर पर पुंछ और डोडा सेक्टर से सटी नियंत्रण रेखा यानी LOC को तुरंत खोलने की मांग की है। उन्होंने 30,000 की भारी भीड़ के सामने जो बयान दिया उसने पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींद उड़ा दी है। सरदार अमर खान ने सीधे पूछा कि जब पाकिस्तान हमें सिर्फ लूट रहा है, हमारे बच्चों पर गोलियां बरसा रहा है, तो हमें पाकिस्तान का ये जुल्म सहने के बजाय LOC पार कर अपने असली वतन भारत क्यों नहीं चले जाना चाहिए? क्या भारत की सेना और वहां की हुकूमत, वहां की सरकार हमें इस नरक से नहीं बचाएगी? सरदार अमर खान के सीधे सवाल पर वहां मौजूद 30,000 की भारी भीड़ ने एक सुर में आगे बढ़ो भारत चलो और LOC के पार चलो के गगनभेदी नारे लगाने शुरू कर दिए। ये दहाड़ उन तमाम भारत विरोधियों और टुकड़े टुकड़े गैंग के मुंह पर सबसे करारा तमाचा है जो कश्मीर को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रुदन करते हैं, प्रलाप करते हैं। आज पीओजे की जनता खुद दुनिया के सामने चिल्ला चिल्ला कर गवाही दे रही है कि उनका असली रक्षक, उनका अपना देश सिर्फ और सिर्फ भारत है। पाकिस्तान सरकार ने इस तीव्र भारत समर्थक भावना और जन आंदोलन को कुचलने के लिए क्रूरता की सारी हदें पार कर दी है, क्योंकि वो सच से घबरा रहे हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे नागरिक संगठन JAAC को पाकिस्तान ने आतंकवाद विरोधी कानून के तहत प्रतिबंधित घोषित कर दिया है। मुजफ्फराबाद, रावलकोट और मीरपुर जैसे बड़े शहरों की पूरी आर्थिक नाकेबंदी कर भोजन और दवाओं की भारी कृत्रिम किल्लत पैदा कर दी गई है। पूरे क्षेत्र में मोबाइल इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और संचार सेवाओं को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, ब्लैकआउट कर दिया गया है, ताकि अंदर गूंज रही भारत के पक्ष की ये आवाज और पाकिस्तानी फौज की बर्बरता की तस्वीरें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक, दुनिया तक ना पहुंच सके। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों, रेंजर्स और पंजाब पुलिस की सीधी गोलीबारी में अब तक जो खबर मिली है उसके अनुसार 50 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा ज्यादा हो सकता है। यह कहा जा रहा है कि सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दमनकारी हुकूमत ने मुख्य नेताओं सहित 1000 से अधिक लोगों को या तो जेल में ठूस दिया है या उन्हें हमेशा के लिए गायब कर दिया है। लेकिन इस खूनी दमन के बावजूद पीओजे की जनता का भारत के प्रति विश्वास डिगा नहीं है।
हमेशा की तरह अपनी ऐतिहासिक नाकामी को छुपाने के लिए छटपटाते पाकिस्तानी प्रशासन ने आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगा दिया कि इस पूरे आंदोलन को भारत फंड कर रहा है, जैसा कि वो हमेशा कहता आया है, और ये भारत की बड़ी रणनीतिक चाल है। लेकिन स्थानीय नेताओं और स्वयं सरदार अमन खान ने इस पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को, इस नैरेटिव को, झूठे नैरेटिव को पूरी तरीके से खारिज करते हुए साफ कह दिया है कि वो किसी बहकावे में नहीं है, बल्कि अपनी मर्जी से पाकिस्तान के इस नरक को छोड़कर भारत के स्वर्ग में जाना चाहते हैं। अब समय आ गया है कि इस बर्बरता के खिलाफ और पीओजेके में उठ रही भारत समर्थक आवाजों के समर्थन में पूरा सनातनी और राष्ट्रवादी समाज एकजुट होकर खड़ा हो। अखंड भारत का हमारा ये हिस्सा आज पूरी ताकत से अपनी मातृभूमि भारत की ओर देख रहा है और पाकिस्तान के इस अवैध कब्जे का अंत अब लग रहा है कि बिल्कुल निश्चित है, यानी अखंड भारत का सपना बहुत जल्द पूरा होता हुआ नजर आ सकता है। जनमत में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस वैश्विक कूटनीति की जो पन्नों पर भारत के बढ़ते महाशक्तिशाली वर्चस्व और प्रशांत से लेकर हिंद महासागर तक सनातनी शक्ति के महाविजय शंखनाद की तस्वीर प्रस्तुत कर रहा है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ऐतिहासिक 3 देशों के दौरे से दुनिया के भू राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। इंडोनेशिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया और फिर पूरे 40 सालों के बाद न्यूजीलैंड की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कदम उन तमाम भारत विरोधियों और देश के भीतर बैठे छद्म सेकुलर गैंग के मुंह पर सबसे बड़ा करारा तमाचा है, जो भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय धमक पर अनर्गल प्रलाप करते हैं। सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों पिछले 4 दशकों तक, यानी पूरे के पूरे 40 सालों तक देश की पूर्ववर्ती कांग्रेसी सरकारों ने कूटनीति के इस बेहद महत्वपूर्ण और रणनीतिक प्रशांत मोर्चे को पूरी तरह से उपेक्षित रखा। आखिर किसके इशारे पर हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की इस ताकत को दबा कर रखा गया ताकि विस्तारवादी ताकतें यहां अपना जाल फैला सके। इतिहास साक्षी है कि साल 1952 में दोनों देशों के बीच औपचारिक कूटनीतिक संबंध स्थापित हुए थे, लेकिन साल 1968 में इंदिरा गांधी और फिर 1986 में राजीव गांधी के दौरे के बाद किसी भी भारतीय राष्ट्र प्रमुख ने न्यूजीलैंड जैसे महत्वपूर्ण देश की सुध लेने का साहस नहीं दिखाया। ये इतिहास की केवल तीसरी ऐसी यात्रा है, लेकिन आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास की उस सुस्ती, उस तुष्टीकरण और हीन भावना को झटके में तोड़ते हुए स्वतंत्र भारत की वैश्विक हुंकार बुलंद की, तो फिर उन्हें बड़ा आईना दिखाई दिया, जिन्होंने हर बार विस्तारवादी नीति को अपनाने वाले लोगों के साथ गलभैया की, लेकिन अपने राष्ट्रहित, अपने राष्ट्र सुरक्षा को ताक पर रखा। इस ऐतिहासिक और राष्ट्रहित के महादौरे के एक एक तथ्य, अचूक आंकड़ों और बड़े समझौतों को सिलसिलेवार ढंग से समझें तो ये महायात्रा पीएम मोदी के इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 3 देशों के आधिकारिक दौरे का आखिरी और सबसे निर्णायक चरण है। इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा रणनीतिक प्रहार हिंद प्रशांत यानी इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा और चीन जैसी विस्तारवादी शक्तियों को घेरने के रूप में सामने आई है। जकार्ता से लेकर ऑकलैंड तक समुद्री सुरक्षा को अभेद्य बनाने, खुफिया जानकारी साझा करने और नौवहन स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए बड़े रक्षा समझौते इस यात्रा के मुख्य एजेंडे का हिस्सा रहे हैं, जिसने विरोधी खेमे की रातों की नींद पूरी तरह से उड़ा दी है। जैसे ही ऑकलैंड एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का विमान उतरा, वैसे ही वैश्विक कूटनीति का पूरा प्रोटोकॉल तिनके की तरह बिखर गया। खुद न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने सारी पारंपरिक बंदिशों को तोड़ते हुए एयरपोर्ट पर जाकर पीएम मोदी को गले लगाया और भव्य स्वागत किया। भारत के इस महाउत्सव के सम्मान में ऑकलैंड की सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक गगनचुंबी इमारत स्काई टावर को हमारे राष्ट्र के गौरव यानी भारतीय तिरंगे के 3 रंगों से पूरी तरह रोशन कर दिया गया। ऑकलैंड के स्पार्क्स एरिना में प्रवासी भारतीयों द्वारा गूंजता हुआ किया ओरा मोदी का नारा
आज भी पूरी दुनिया में न्यू इंडिया की धमक को साफ बयां कर रहा है। दरअसल इस महादौरे की सबसे बड़ी आर्थिक और व्यापारिक जीत दोनों देशों के बीच हुए ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के रूप में दुनिया के सामने आई है। 27 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित हुए इस ऐतिहासिक कानून को अब न्यूजीलैंड की संसद से अंतिम मंजूरी मिल रही है। इस समझौते के तहत भारत से निर्यात होने वाली 100% वस्तुओं यानी कि 8,284 टैरिफ लाइंस पर सीमा शुल्क को घटाकर सीधे 0% कर दिया गया है। यानी भारतीय व्यापारियों और उत्पादों को न्यूजीलैंड के बाजारों में खुली, सीधी और पूरी तरह से टैक्स फ्री एंट्री मिल चुकी है। लेकिन इसके विपरीत प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के आंतरिक हितों, स्थानीय किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया है। लेकिन यानी राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ ही इस निर्णय को लिया गया है। इस दूरदर्शी निर्णय के तहत भारत ने अपने बेहद संवेदनशील डेयरी क्षेत्र, चुनिंदा कृषि उत्पादों और खाद्य तेलों को इस समझौते के तहत विशेष सुरक्षा देकर बाहर रखा है ताकि स्थानीय किसानों के हितों की भी रक्षा हो सके। ये तस्वीर अमेरिका को भी एक बड़ा जवाब है, जिसने टैरिफ बम फोड़ा था और उस वक्त भी भारत ने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम अपने देश के अन्नदाताओं और डेयरी सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के साथ किसी भी प्रकार की नाइंसाफी, किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने देंगे। और उस वक्त भी हमने कोई समझौता नहीं किया था। और आज भी जब न्यूजीलैंड के साथ हमारे संबंधों की जो गर्मी है वो और ज्यादा प्रगाढ़ हो रही है, तो ऐसे में भी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को ही सर्वोच्चता प्रदान की है। दूसरी ओर न्यूजीलैंड से भारत आने वाले 57% वस्तुएं पहले ही दिन से पूरी तरह शुल्क मुक्त हो गई हैं, जो अंततः 95% वस्तुओं तक विस्तारित होंगी। इस महासमझौते के तहत दोनों देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का कुल द्विपक्षीय व्यापार $2.4 अरब तक पहुंच चुका है, जिसमें से केवल मर्चेंडाइज वस्तुओं का व्यापार वित्तीय वर्ष 2024-25 में $1.3 अरब दर्ज किया गया था। अब इस व्यापार समझौते के तहत न्यूजीलैंड ने भारत के भीतर $20 अरब यानी कि दीर्घकालिक और विशाल निवेश की आधिकारिक प्रतिबद्धता जताई है, जिससे इंफोसिस, टेक महिंद्रा, डॉक्टर रेड्डीज और रॉयल एनफील्ड जैसी कंपनियों का साम्राज्य वहां बढ़ेगा और गैलाघेर ग्रुप जैसी कीवी कंपनियां भारत में अपना परिसंचालन बढ़ा सकेंगी। व्यापारिक और रणनीतिक कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई देने के लिए एयर न्यूजीलैंड भारत में 3 नए कार्यालय भी खोलने जा रहा है और संशोधित एयर सर्विसेज एग्रीमेंट के तहत एयर इंडिया और एयर न्यूजीलैंड मिलकर साल 2028 तक दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें शुरू करने पर भी काम कर रही हैं। इतना ही नहीं, भारतीय पेशेवरों के लिए 5000 से अधिक विशिष्ट कुशल नौकरियों का नया वीजा पाथवे साफ हुआ है, तो वहीं विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम पृष्ठभूमि के अपने हमारे जो मेधावी छात्र हैं उनके लिए भी पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के नियमों को बेहद आसान बना दिया गया है। और सबसे बड़ी ऐतिहासिक सांस्कृतिक जीत देखिए, पहली बार न्यूजीलैंड अपने देश में भारत की प्राचीन और सनातन चिकित्सा प्रणाली यानी आयुर्वेद और योग के विशेषज्ञों को आधिकारिक तौर पर अपनी सेवाएं देने की अनुमति दे रहा है। साल 2026 भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेल संबंधों के 100 वर्ष पूर्ण होने का भी प्रतीक है, जिसे चिन्हित करने के लिए पीएम मोदी वहां की खेल हस्तियों से विशेष मुलाकात कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि इस बदलती हुई वैश्विक व्यवस्था में भारत के इस महाउत्कर्ष को पूरा देश एकजुट होकर देखे। जो ताकतें भारत को कमजोर करने का जो उन्होंने गलतफहमी पाल रखी थी, उन्हें आज जकार्ता से लेकर ऑकलैंड तक गूंजते इस राष्ट्रवादी विजय शंखनाद को हर हाल में देखना चाहिए और हर हाल में स्वीकार भी करना चाहिए। और जनमत में आगे बढ़े उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे आपको ब्रेकिंग
दतिया उपचुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां पर पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट गया है और टिकट कटने से भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। कार्यकर्ता नाराज हैं, विरोध कर रहे हैं। दतिया में हाईवे जाम कर दिया गया है, बाजार पूरी तरह से बंद है और इस बीच खबर यह भी है कि दतिया भाजपा पार्षदों ने भी सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपके सामने हम रख रहे हैं, जहां पर दतिया से नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद आशुतोष तिवारी को कैंडिडेट बनाया गया। आशुतोष तिवारी को टिकट मिला और इसके बाद दतिया में बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध शुरू हुआ। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने से भारी आक्रोश है और यही वजह है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला कार्यालय के सामने हजारों कार्यकर्ताओं ने हाईवे जाम कर दिया है। विरोध में दतिया बाजार बंद है और इस बीच खबर यह भी है कि भाजपा जिला अध्यक्ष रघुवीर शरण सहित सभी पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। सभी भाजपा पार्षदों ने भी इस्तीफा सौंप दिया है। ये आक्रोश की वो तस्वीर जो ये बता रही है कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद किस तरह से भाजपा के अंदर ही असंतोष की लहर पैदा हुई है, विरोध हो रहा है, हाईवे जाम किया जा रहा है और इस बीच कई जो पार्षद हैं और जिला अध्यक्ष उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। और आइए अब जनमत में वक्त, क्योंकि आखिरी पड़ाव पर हम आ चुके हैं, तो अब वक्त है आज की गुड न्यूज का जानने का। और ये गुड न्यूज हमारी ताकत को कैसे बढ़ा रही है, ये आपको जानना समझना है। दरअसल समंदर के उस सिकंदर की हम बात करने वाले हैं, उस राजा की बात करने वाले हैं जिसकी दहाड़ सुनकर बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक दुश्मनों के कलेजे कांप उठे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने जो पराक्रम दिखाया, उससे पूरी दुनिया ने माना था कि हिंद महासागर का असली राजा कौन है। और अब समंदर में भारत की इसी शूरता और इसी ताकत को और अभेद्य बनाने आ रहा है आईएनएस महेंद्रगिरी। शनिवार का दिन बहुत विशेष है, जब विशाखापट्टनम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में यह स्वदेशी जंगी जहाज नौसेना में शामिल होने जा रहा है। यह सिर्फ एक युद्धपोत नहीं है, यह समंदर में तैरता हुआ भारत का काल है, जिसे देखकर दुश्मन थर थर कांपेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की वो तस्वीर आज भी दुनिया की दिलो दिमाग में ताजा है, जब भारतीय नौसेना की ताकत के आगे वैश्विक महाशक्ति भी नतमस्तक नजर आई थी। और अब उसी ताकत को कई गुना बढ़ाने आ रहा है आईएनएस महेंद्रगिरी। आत्मनिर्भर भारत की हुंकार भरता ये अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट समंदर में भारत का वो ब्रह्मास्त्र है जो दुश्मन की धरती पर पैर रखने से पहले ही उसका नामो निशान मिटा देगा। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स द्वारा निर्मित प्रोजेक्ट 17A के तहत बना ये छठा स्वदेशी युद्धपोत एक अदृश्य शिकारी है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी आधुनिक स्टील्थ तकनीक, यानी समंदर के सीने पर चलते हुए भी दुश्मन का कोई रडार, कोई थर्मल कैमरा या इंफ्रारेड सेंसर इसे पकड़ नहीं पाएगा। ये चुपचाप दुश्मन के इलाके में घुसेगा और तबाही मचाएगा और गायब हो जाएगा। आईएनएस महेंद्रगिरी को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये एक साथ 3 मोर्चों पर जंग लड़ सकता है। इसके तरकश में वो घातक हथियार हैं जो पलक झपकते ही दुश्मनों को राख कर देंगे। ब्रह्मोस मिसाइल की बात की जाए तो सतह से सतह पर मार करने वाली दुनिया की सबसे घातक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिससे बचना नामुमकिन है। इसके अलावा पराग 8 एयर डिफेंस सिस्टम भी हवा में आ रहे दुश्मन के फाइटर जेट या मिसाइल को आसमान में ही ढेर करने का अचूक कवच। एंटी सबमरीन हथियार यानी पाताल में छिपे दुश्मनों की पनडुब्बियों को ढूंढ कर शिकार करने वाले आधुनिक टॉर्पीडो और सेंसर इसमें लगे हैं। इंडो पैसिफिक और हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती दादागिरी और पाकिस्तान की नापाक साजिशों को कुचलने के लिए आईएनएस महेंद्रगिरी एक फोर्स मल्टीप्लायर यानी नौसेना की ताकत को कई गुना बढ़ाने वाला प्रमाणित होगा।
75% से ज्यादा स्वदेशी सामान से बना ये जहाज साक्षी है कि भारत अब हथियारों के लिए किसी पर निर्भर नहीं है, बल्कि खुद अपनी सीमाओं का कालखंड लिख रहा है। शनिवार को जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में यह समंदर का बाहुबली भारतीय नौसेना के बेड़े में औपचारिक रूप से कमीशन होगा, तब दुनिया भारत की आत्मनिर्भर सैन्य शक्ति का नया उदय देखेगी। आपदा के समय राहत हो या युद्ध के मैदान में संहार, आईएनएस महेंद्रगिरी हर मोर्चे पर भारत की विजय पताका फहराने के लिए तैयार है। तो भारत की इस ताकत को नमन, और इसी के साथ जनमत के आज के सफर को भी यहीं खत्म करते हैं। लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।